हाँ आरिफ, क्या बात कर रहे थे तुम? आरिफ ने ज्वाइन किया है? हाँ जी, अब हम बात कर रहे थे जी रिव्यूज की ना। अस्सलामुअलैकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। कौन है? जी टीचर न्यू। कौन न्यू? टीचर आवाज आ रही है मेरी आपको? नेट प्रॉब्लम कर रहा है। बेटा आवाज आ रही है आपकी? ठीक। जी टीचर ठीक है, ठीक है। हाँ जी, तो अब आपने ये जो 5 मॉडल हैं, इसमें हम जब एक्स्ट्रोवर्जन की बात कर रहे हैं, एग्रीबलनेस की बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रोवर्जन जो होते हैं, अच्छा ये मुझे बताएं, ये जो क्वाइट और रिजर्व्ड और शाय और साइलेंट लोग होते हैं, ये क्या क्रिएटिव होते हैं? क्या ये लोग क्रिएटिव होते हैं? आप सब लोगों से पूछ रही हूँ मैं। मैम कहीं ना कहीं होते होंगे। होते होंगे मतलब ऐसे ऐसी पर्सनैलिटी कभी आपके सामने नहीं आई? मैम आई है क्लास में ही, अच्छा, फिर क्या लेकिन मैम सोचा? वो शो नहीं करती ना, तो वो शाय भी है साइलेंट भी है, तो हमें पता नहीं चलता ना उसकी पर्सनैलिटी का। नहीं, मैं भी उसमें क्रिएटिविटी हो। अच्छा क्रिएटिविटी हो तो इतने अरसे में पता तो चल जाता है ना उसके काम से, उसके हाँ वैसे, हाँ उसका रिजल्ट वैसे पता उसकी चल गया कि वो क्या करती है, उसकी क्विज़ेज़, असाइनमेंट्स, सब चीज़ें तो पता चलती हैं ना फिर। हाँ मैम वो तो सब कुछ कर लेती है। मतलब वो उसमें वो बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन वो शाय फील करती है और साइलेंट रहती है। चलो, यानी कि देखो, इससे अब तुम्हें अंदाज़ा हो गया कि अब तुम्हें पर्सनैलिटी इंटरप्रेट करना आ गई कि वो एक्स्ट्रोवर्जन लोग जो होते हैं, वो क्वाइट, रिजर्व्ड और शाय और साइलेंट होते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं क्वाइट और रिजर्व्ड होते हैं, शाय और साइलेंट एक अलग चीज़ है, ठीक है ना? जो क्वाइट और रिजर्व्ड होते हैं ना, वो क्रिएटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे होते हैं। वो बोलने वाला तो अपना बोल रहा है पागलों की तरह, वो बोल दिया। वो उस बोलने वाले को भी सोचते हैं कि वो क्या बोल के गया है और उससे उसने क्या अंदाज़ा लगाना है। और जो शाय और साइलेंट लोग होते हैं, फिर उनका यही होता है कि वो जो शाय, अगर उनको आता भी है, क्रिएटिव भी होते हैं, लेकिन अपनी शर्म की वजह से, अपने कम बोलने की वजह से वो पीछे अपने आप को रखते हैं। हालांकि वो क्रिएटिव भी होते हैं, समझते भी हैं, चीज़ें भी वो डील करते हैं, लेकिन क्या होता है कि अपनी जो है वो शर्म की वजह से जो है वो, शायफुलनेस की वजह से जो है वो ज़्यादा अपने आप को निकल कर पाते हैं। तो अब इसका मतलब ये कि देखो, आपने अपने दोस्त की जो है वो उस वैल्यू को जाना जिस वैल्यू के लिए आपने जो है इस बात को
समझा, ठीक है जी। अब हम एग्रीबलनेस की बात करते हैं, जो फॉल्ट फाइंडिंग करता रहता है हर वक्त, सख्त मिजाज है, अनफ्रेंडली है। ऐसे कोई बंदा है आपके सामने जो ये रिएक्ट करता है ऐसी कोई पर्सनैलिटी? मैम क्लास में नहीं देखी है अभी तक। और बाहर तो होते हैं मैम, है एक दो दोस्त हैं इसी तरह के। तो इससे क्या मसला सामने आता है? मैम वैसे ही जैसे कि अगर कोई काम आप कर रहे हो, दूसरा बंदा आता है और वो लाजमी जो है आपके काम में कोई ना कोई फॉल्ट निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं ऐसे लोग? यस मैम, होते हैं। हैं। यानी फॉल्ट फाइंडिंग का मतलब हर है जगह कि होते हैं। अच्छी बात में भी गलतियां निकालना। टीचर मतलब तुम डिग्रेड करने वाले तो बहुत हैं यहाँ पर। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ ना, फॉल्ट फाइंडिंग का मतलब ये है कि तुम अच्छे भी हो। अभी अब जैसे अब फॉल्ट फाइंडिंग अगर मैं करनी शुरू कर दूं, तो अभी मैं आरिफ से आरिफ ने, एजाज ने, जिसने भी अभी ये बात मुझसे कही है, हाँ भाई ये क्या बात कह दी, ऐसे तो कुछ नहीं होता, खामखा तुम्हारी अपनी सोच है, कोई बात ऐसी नहीं होती। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज को क्या हो गया?
आवाज किसी को भी नहीं आ रही मेरी? मैम अब आई है। आ रही है, चलो सही है, यस मैम अब आ गई। ठीक है। अच्छा जी, एक्सट्रोवर्जन्स जो है वो एग्रीबलनेस और जो कॉन्शियसनेस, केयरलेस, मैंने ये बात की केयरलेस और डिसऑर्डर और इररिस्पॉन्सिबल, ये कौन से लोग होते हैं, ऐसे पाए जाते हैं लोग, उससे कोई नुकसान कोई फायदा होता है? मैम होते हैं ऐसे लोग, पर उनसे ज्यादातर नुकसान ही मिलता है, फायदा तो कभी नहीं मिलता। यानी कि जाहिर सी डिसऑर्डर होते हैं ना, उनका कोई ऑर्डर फॉर्म नहीं होता। यस। डिसऑर्डरली और इररिस्पॉन्सिबल, केयरलेस, यानी कि उनको फिर आपसे कोई फायदा नहीं है। वो आपकी केयर का मतलब होता है परवाह करना। अब परवाह में सब चीज़ आ जाती हैं, इमोशंस भी आ जाएगा, रिस्पेक्ट भी आ जाएगी, है ना। किसी को आपकी इज्जत की परवाह होगी तो वो उसकी हिफाजत करेगा। किसी को आपसे आपकी कहते हैं ना घर की परवाह होगी तो घर की हिफाजत करेगा, ठीक है ना। किसी को आपकी जो है वो रिलेशनशिप की परवाह होगी तो वो आपके उस रिलेशनशिप को कंट्रोल करेगा। तो जब केयरलेस हो जाता है तो फिर उसको परवाह नहीं होती है, वॉट एवर यू आर, वॉट एवर आप क्या हैं। अब अगर एक पर्सनैलिटी अगर इन बच्चों में से कोई भी हो, आरिफ हो, और आरिफ अगर इतना केयरलेस है, इतना डिसऑर्डर है, तो उसका कोई काम प्रॉपर नजर नहीं आएगा। केयरलेस का मतलब है उसमें मेरी परवाह ही नहीं है, मैं क्लास में हूँ या नहीं हूँ, कोई बात नहीं, मिसाइयाँ आई हैं तो क्या हो गया, ठीक है ना। इररिस्पॉन्सिबल है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहा, अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहा। तो ये कॉन्शियस का ज्यादातर ताल्लुक जो है वो आपके दिमागी मसले से होता है। तो अगर ये सारी चीजें डिसऑर्डर में आ रही हैं तो उसका मतलब है कि अब आप कहीं ना कहीं जो है वो मेंटल जो है वो सिकनेस की तरफ जो है वो जा रहे हैं। तो इट इट टेंड्स टू बी कि आपने फिर उस चीज को जो है वो वेरीफाई करना है और उसका इलाज करना है, ठीक है। अब ये है जी न्यूट्रोटिज्म, टेंस, नर्वस और मूडी। नर्वस रहते हैं, टेंस रहते हैं और मूडी होते हैं। कभी अच्छे हो गए, एकदम सही हो गए, फिर एकदम अच्छा उनकी ये इस तरह के जो लोग होते हैं इनका मूड भी टेंशन की तरह ही होता है। वो हंसने में भी टेंस होंगे कि अगर हम हंस रहे हैं तो हमें कुछ हो जाएगा, हम रो रहे हैं तो हमें कुछ हो जाएगा, हम चल रहे हैं तो हमें कुछ हो जाएगा। तो वो चीज़ भी जो है वो इसका ताल्लुक सारा आपके न्यूरो सेल्स और उन चीज़ों से जिनकी बात हमने न्यूरो साइकोलॉजी में हमने पढ़ ली कि उसके कहाँ। और फिर उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, एहतियात क्या होती है, आप अपना खाना पीना, अपना इन्वायरमेंट वो क्रिएट कैसे हो रहा है उसको देखना है, और उसकी जो लूप्स आ रहे हैं उनको जो है वो वेरीफाई करना है। ओपननेस टू एक्सपीरियंस जो होता है वो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो अपने एक सोशल एनवायरनमेंट को डिस्कवर कर देते हैं, ठीक है ना। तो वो डिस्कवर करते हैं, बातचीत करते हैं, सोशली होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, दूसरे लफ्जों में अगर कहा जाए, और रिजर्व नहीं होते हैं, हर एक से अपनी बात शेयर करते हैं। अच्छा एक बात मुझे बताएं, क्या ये लोग अच्छे होते हैं इंट्रोवर्ट या ओपननेस टू एक्सपीरियंस, यानी कॉमन प्लेस हर एक के लिए जो है वो कॉमन प्लेस का मतलब उसने सारी बात कर दी, कॉमन प्लेस है कि हर एक इंटर हो सकता है उसकी लाइफ में, हर एक जो है वो उसके साथ जो है बैठ सकता है, बातचीत कर सकता है, छोटों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, अपनी उम्र के लोगों के लिए भी है, मतलब वो हर 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 एज के साथ वो कर सकता है, सिंपल है, अपने आप को जो है वो डिक्लेयर कर रहा है। तो ये क्या ये चीज़ें समझ में आती हैं? अदीबा आज लेट ज्वाइन किया भाई। तो ये जो इतने फ्रेंडली लोग होते हैं, कॉमन प्लेस होते हैं, सिंपल होते हैं, ये क्या फायदेमंद होते हैं सोसाइटी के लिए? होना चाहिए, एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए या इंट्रोवर्ट होना चाहिए? मैम इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए जो नुकसान उनको पहुंचे। सही। तो यानी कि हमें दोनों चीज़ों को एक मेंटेन रखना चाहिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं जी आगे दूसरी थ्योरी की तरफ। साइकोडायनेमिक थ्योरी है, एक बिहेवियरल थ्योरी है, फिर ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है, ठीक है जी।
अब चलो हम इस पे बात करते हैं साइकोडायनेमिक थ्योरी। पर्सनैलिटी क्रिएट करता है थ्योरी बाय फ्रॉइड। दिस डिफाइंड बाय अनकॉन्शियस प्रोसेस शो व्हाट वी डू एंड एक्ट। ईगो, सुपर ईगो, यानी कि वो जो हम फ्रॉइड की थ्योरी पढ़ चुके थे कि हम ईगो में हैं, हम सुपर ईगो में हैं, हम क्या एक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम आईडी में हैं, सिर्फ अपनी आइडेंटिफिकेशन में ही जा रहे हैं, या हम बहुत हाई लेवल पे चले गए, या हम बहुत बस मिडिल लेवल पर हैं। तो ये तीनों कैटेगरीज जो है वो पर्सनैलिटी क्या है, ये फ्रूट्स ने डिफाइन की थी, तो इसको साइकोडायनेमिक थ्योरी भी कहा जाता है। और ये बेस ही अनकॉन्शियस के ऊपर कर रही है, क्योंकि अभी कॉन्शियस डिस्कवर नहीं हुआ। आप अनकॉन्शियस में हैं तो आप खुद ही अपने आप को एक्ट कर रहे हैं और अपने आप को शो कर रहे हैं और उस प्रोसेस के लिए तैयार कर रहे हैं जो कॉन्शियस में जो है वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। अच्छा जी, बिहेवियरिस्ट थ्योरी क्या होती है? एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल और सिचुएशनल determinations of behavior like any situation of tense, how to pretend that describe the whole scenario in this theory। यानी कि अगर तुम किसी प्रॉब्लम में आते हो, कोई टेंशन तुम्हारे पास आती है, तो तुम उसको कैसे जो है वो रिजॉल्व करोगे। तो ये आपकी जो है वो बिहेवियरल जो थ्योरी है वो आपको ये बता रही है। तो अगर ये कोई भी सिचुएशन आपके सामने आती है, इफ समहाउ कोई इन्वायरमेंटल सिचुएशन है, कोई डिटर्मिनेशन ऑफ बिहेवियर है, कोई सा भी बिहेवियर आपके सामने आ सकता है, तो उसको आप कैसे, जैसे हमने एक्सीडेंट था, तो एक एक्सीडेंट जो है वो इन्वायरमेंटल सिचुएशन है। अब उसको डील करने के लिए आपने गाड़ी रोकी है, या गाड़ी को टर्न किया है, या अल्लाह के हवाले कर दी, क्योंकि अब ना टर्न करने का चांस है ना रोकने का चांस है, सामने से गाड़ी आ रही है और आपकी गाड़ी मूव नहीं हो रही है। तो अब आपने क्या करना है, कैसा बिहेव करना है, ठीक है ना। अब आप जैसे यहाँ पर ये बताया कि लाइक एनी सिचुएशन ऑफ टेंस, हाउ टू प्रिटेंड दैट डिस्क्राइब द होल सिनेरियो इन दिस थ्योरी। यानी कि अगर आप किसी सिचुएशन में टेंस हैं, तो आप अपने आप को कैसे प्रिटेंड करेंगे। टेंस में आप ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं, टेंस में आप ज़्यादा शोर शराबा करते हैं, टेंस में आप ज़्यादा खामोश रहते हैं, या आपके अंदर एक सिचुएशन हैंडलिंग की है तो आपके फेस से पता ही नहीं चलता कि आप टेंशन में। जैसे मैंने आपको अपनी एक टीचर का बताया था, तो वो हंसती मुस्कुराती रहती हैं, तो उनको देख के मैं ये कहती थी यार इनको कोई लगता है कोई टेंशन नहीं है। तो कुछ फेजेस को देखकर आपको ऐसा लगता है यार इनकी लाइफ में तो कोई टेंशन ही नहीं होगी, इनकी ज़िंदगी में तो कोई मसले ही नहीं होंगे। ऐसा ही है, क्यों? क्योंकि वो अपनी उस टेंस को जो है वो प्रिटेंड करना जानती हैं, उसको कंट्रोल करना जानते हैं, वो उसको नहीं उस पर अपने आप को हावी नहीं करते हैं। ऐसा ही है। तो ऐसी कोई सिचुएशन आपके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि आप अपने बिहेवियर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, आप अपने बिहेवियर ऑफ इमोशंस को जो है वो कैसे डील करते हैं, ये आप बता सकते हैं। है किसी में ऐसी सलाहियत? आरिफ, तुम में गुस्सा कंट्रोल करने की सलाहियत है? तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो मेरी किसी बात पर या मनाल की किसी बात पर, तो कैसे कंट्रोल करोगे? मैम साइलेंट हो जाएंगे कुछ देर के लिए, या उसके बाद जो है पॉजिटिव में। मैम ये कोई साइलेंट नहीं होते। क्या बात है, देखा अभी से भड्डा हो गया। अल्लो भाई, हो गई सिचुएशन हैंडलिंग, हो गया ये सब। मैम ये जो है ना मैम, ये असल में मनाल जो है वो अपने बिहेवियर की बात कर रहे हैं। अरे नहीं, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो, सब एक दूसरे को ऐसे ही तंग करो। मेरा पहला पट्टा मनाल के साथ ही हुआ था क्लास। अच्छा, मैम बस नहीं हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ मनाल? फिर दोस्ती? मैम दोस्ती हो गई। चलो ये अच्छा हो गया ना। देखो फड्डे, देखो एक बात याद रखो, जैसे अब शुरू में हम भी एक दूसरे को नहीं समझ पाते ना, टीचर भी स्टूडेंट को नहीं समझ पाते, तो कुछ टाइम लगता है, लेकिन उस सिचुएशन में जो है वो अपना आपको काम डाउन रखना चाहिए। जब तक आप हैंडल नहीं करते ना, तो आप खामोश रहें। पहले सिचुएशन, एक बार मैं आप लोगों को एक टिप दे रही हूँ कि कहीं भी किसी इदारे में जाएं, किसी घर में जाते हैं, आप कोई जॉब के लिए जा रहे हैं, तो पहले आप खामोशी से पूरे इन्वायरमेंट को स्कैन किया करें। स्कैन करके अपने माइंड में उतारें कि भाई कौन सी चीज़ क्या कह रही है, कौन से लोग कैसे हैं। तो उसके लिए टाइम लगता है, महीना भी लगता है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना टाइम लेते हैं, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग क्या है, सही ना, आप कितने जो है वो ऑब्जर्वेबल है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है आपके ऊपर। अब समझ में आई मेरी बात? और मुझे इतना अच्छा लगा अभी जो तुम दोनों हंसे हो, तो इतनी खुशी हुई है कि यानी कि ये नोक झोंक जो होती है ना, ये गलत नहीं है। ये नोक झोंक जो है वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है आपके एक जो है वो अच्छे इन्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। वरना यहाँ पर जो है वो गलत भी हो सकता था, नेगेटिव बात भी आ सकती थी।
तो ये चीज़ जो होती है ना, ये आपको सामने वाले को जो है वो प्रिटेंड करती है कि हाँ जी अब हम एक अच्छे और हेल्दी इन्वायरमेंट में रन कर रहे हैं। एक मिनट जरा रुकिएगा बेटा। हेलो, हाँ वो मैंने ले लिया था। अच्छा जी, तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे जो है वो ठीक है। तो ये हमें जो है वो इन्वायरमेंट डेवलप करता है और हमें अब मुझे ये लगता है कि नहीं, मेरे बच्चे मैच्योर हैं, मेरे स्टूडेंट मैच्योर हैं और जो है वो इन चीज़ों को गलत प्रिटेंड नहीं करते। तो ये आपको हैंडलिंग करनी आनी चाहिए सिचुएशन को। और ये शुरू में फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो इसी तरह के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो सेमेस्टर्स के साथ एडजस्ट होते जाते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा किरदार प्ले कर रहा होता है वो होता है आपका टीचर, आपका इन्वायरमेंट यूनिवर्सिटी का। तो उससे जो है वो बहुत सारे मसले जो हैं वो हल हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये आपकी जो है वो सिचुएशन ऑफ टेंस जो है वो आपने कैसे प्रिटेंड किया और किस तरह से उसको वो किया। अच्छा जी, अब आखिरी हम ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, ये हमारी ह्यूमन चॉइस क्रिएटिविटी है, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैस्लोस की थ्योरी किसी ने पढ़ी है? ज़्यादातर मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में भी जो है वो पढ़ाई जाती है। थ्योरी बेस्ड ऑन एक्चुअलाइजेशन लाइक शो पीक एक्सपीरियंस विच शोज हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट, यानी कि आप अपनी लाइफ के पूरे आखिरी लेवल पर चले गए हैं और आपकी सारी चीज़ें फुलफिल हो गई हैं, कंप्लीट हो गई हैं, अब कोई डिज़ायर जो है ना वो बाकी नहीं रही। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एक्चुअलाइज जो पर्सन होते हैं उनके पास में टॉलरेंस भी आ जाता है, कंसर्न्स भी आ जाते हैं, वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी आ जाती है, यानी कि वो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा है, ऐसे कोई लोग नजर आते हैं जिन्होंने अब अपनी लाइफ में सब कुछ कर लिया हो, अब उनको कोई जो है वो ख्वाहिश ही नहीं है कि कुछ करें, उनमें सब्र बर्दाश्त आ जाता है। है ऐसा कोई बंदा आपके सामने? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इसमें जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में अक्सर जो है वो एडी साहब को जो है वो सामने लाया जाता है कि वो जो है वो इस तरह के पाए जाते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, यानी उनको कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई लाइफ से कोई चीज़ें मांगी नहीं है, वो तो एक अल्लाह वाले इंसान थे और जो है वो अपनी एक जो है वो लाइफ जो है वो उन्होंने गुजारी। लेकिन जो जैसे काबिल लोग होते हैं, कामयाब लोग हैं, जो दुनिया के हवाले से जो जीते हैं, दुनिया के हवाले से उन्होंने एक अपनी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो बनाई जाती है। तो वो भी ये कहते हैं कि जी अब हम सब कुछ बन चुके हैं, अब हमारे पास तो ये सेल्फ यानी कि मोटिवेशन जो मैस्लोस की थ्योरी है उसके 5 स्टेजेस हैं, यानी कि एक नीड है, एक जो है वो सिक्योरिटी है, तीसरे में बिलोंगिंगनेस है, चौथे में सेल्फ स्टीम है और पांचवे में जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। यानी कि नीड के ऊपर ये होता है कि बस आप जो है ना रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं तो वो नीड है। सिक्योरिटी क्या है? जब रोटी कपड़ा मकान सेफ हो जाता है, आपको मिलने लग जाता है, आपके ख्वाहिश के मुताबिक होता है, तो आप सिक्योर हो जाते हैं। ठीक है ना।
फिर आप बिलोंगिंग यानी कि फिर आप रिश्तेदार और चीज़ों को तलाश करते हैं, दोस्ती को, इन्वायरमेंट को। फिर उसके बाद आप सेल्फ स्टीम पे चले जाते हैं, यानी कि आप अपने ज़ात की खोज करते हैं, अपना स्टेटस बनाते हैं, ठीक है ना। जब आप स्टेटस बना रहे होते हैं तो वो सेल्फ स्टीम की स्टेज पर होते हैं। लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होती है, वहां जाके वो सब जो चीज़ें आपने नीड से शुरू की थी ना, अपनी सिक्योरिटी, बिलोंगिंग, यानी कि लोगों ने जान भी लिया, पहचान भी लिया, मैं कुछ बन भी गया, मेरा स्टेटस भी बन गया, अब मैं फुल हैप्पीनेस हूँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो वो फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में फिर क्या करते हैं, अब बहुत सारे लोग, जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं, आप ये पेप्सी है, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर आ गई है। अब वो क्या करती है जी, डिफरेंट चैरिटीज कर रही है, वेलफेयर पे जा रही है, स्पॉन्सरशिप कर रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या है जी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। प्रोडक्ट के हवाले से कह दें, इंसान के हवाले से कह लें, तो अब ये एक्टर्स हैं, जिसमें आप चाहे वो इंडियन एक्टर्स को देख लें, हमारे यहाँ के देख लें, जो बिल्कुल काबिल हो जाते हैं, उम्र के उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपनी पीक कंप्लीट कर लेते हैं, अपनी फेम, अपना पैसा, अपना स्टेटस बना लेते हैं, अब लोग उनको उस नाम से जानते हैं। ये वाली स्टेज आपकी इतनी खतरनाक होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि वहां से फिर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। फिर वहां से आप जो है बस गिर सकते हैं या मर सकते हैं। गिर गए तो उसका मतलब है कि आपका करेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा खराब इसी स्टेज पर आकर होता है। जरा सा भी आपके ऊपर बदनामी या बुरा वर्ड आ जाए तो आप उसमें जो है वो खराब हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ लेकर जाती हैं। यहाँ आप में जो एक पेशेंस आ जाता है, यहाँ आपके पास ह्यूमिनिटी आ जाती है, आप वेलफेयर की तरफ चले जाते हैं, यानी कि अल्लाह अल्लाह करने लग जाते हैं। अक्सर इसी स्टेज पर आगे करते हैं जब आपके पास सारी ख्वाहिशें खत्म हो जाती हैं, कुछ करने के लिए बाकी नहीं रहता। ऐसा ही है। ठीक है क्लास, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ज़रा एक और स्नैप ले लें अटेंडेंस की, और जो ये सब चीज़ें, ये सारी थ्योरीज आपके पास हैं, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, टॉपिक यही आएंगे आपके पास, ये पर्सनालिटी के, न्यूरोसाइकोलॉजी के और मेमोरी के, ज़्यादातर मैंने इन्हीं चीज़ों को हाईलाइट किया है, तो इनके ऊपर फोकस रखिएगा। सवालात सब इसी में से हैं, कोई भी चीज़ अलग नहीं आई है, सिर्फ थोड़ी सी जो है ट्रिक ऑफ क्वेश्चन जो है वो समझिएगा। फिर भी अगर कोई मसला हो तो पेपर में मैं अवेलेबल होंगी, मुझसे डिस्कस करते रहिएगा, ठीक है। 2 घंटे का पेपर है, लेकिन 4 घंटे आपको दिए जाएंगे फॉर द जाहिर सी बात है, चीज़ें जो है वो लाइट का इशू है, ये है, वो है। मैम आप पैटर्न के बारे में बात करी थी, आपने कहा मैं पेपर के बारे में बताऊंगी। हाँ, पेपर पैटर्न वही है किस बेटा, तरह जो सवालात हैं वही, जो क्वेश्चंस आएंगे, ना कोई ट्रू फॉल्स है, ना एमसीक्यूज है, कुछ भी नहीं है। जो मिड टर्म में आपको क्वेश्चंस भेजे थे, मेरे ख्याल से 5 या 6 क्वेश्चंस होंगे, वही करने पड़ेंगे, उसी में आपके जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हैं, ठीक है ना। तो कॉन्सेंट्रेटली आराम से सुकून से कीजिएगा, कोई मसला हो पैनिक नहीं कीजिएगा, शोर शराबा मत कीजिएगा, मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ठीक है। किसी से कोई कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं है, जो बात हो वो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ओके ओके मैम। ठीक है, और तो कुछ नहीं पूछना बाकी। और मैम वो मार्क्स का भी बता दे। अब वो ये हल्के फुल्के दिखा तो दिए हैं, बस ऐसे ही हैं, और थोड़े मुझे अभी इसको और मॉडरेट करने, मुझे सबका पता चल गया ना, तो अब ज़रा थोड़ा सा मैं और आगे कर दूंगी एडजस्ट, ठीक है। जी मैम। सही है, अब तो कोई शिकायत नहीं है। नहीं नहीं, बस आप मार्क्स बता देंगी ना तो मैम मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगी। कौन है, कौन है? मनाल मैम। मनाल सेटिस्फाइड हो जाओ। वो मैम मनाल 0। मैम वो 0 बोल के आपने डरा दिया है मुझे। नहीं नहीं नहीं, 0 नहीं है, बड़ी कॉम्पिटेंट बच्ची हैं सारे, तो कोई 0 नहीं है। इनको अपनी अपनी काबिलियत का पता है, तो 0 वाली काबिलियत नहीं है मेरे बच्चों की, और माशाल्लाह आगे ही जाएंगे सारे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले जी क्लास, जो है सब अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन पेपर्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत सुकून से पेपर दीजिएगा, मार्क्स की परवाह नहीं करें। माशाल्लाह आप लोग सब पार्टिसिपेटिव रहे हो, तो टेंशन नहीं लो, ठीक है। इसलिए मैंने आज सारी रिकॉल्स भी कर ली कि मुझे पता चल गया कौन से स्टूडेंट्स हैं और कौन नहीं है, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू। लग रहा आरिफ के, अच्छा आरिफ को जरा थोड़ा सा मसला था ना 0 का मनाल, तो हम उसका जो है जी मैम वो थोड़ा सा ये ना 0 ले हाँ 2 हटा देते हैं, ताकि आरिफ को जो है वो इशू ना रहे ना, उसको तो 0 वैसे ही पसंद है। 0 हटा देते हैं। हाँ 0 हटा देते हैं, चलो ये कर लेते हैं, क्योंकि 0 भी बड़ा बुरा लगेगा ना। मैम आरिफ ने मुझे कहा था कि 1 नंबर बहुत है, तो आरिफ के लिए भी 2 नंबर बहुत हो जाएंगे। अच्छा, तो फिर ऐसा करते हैं 0 के साथ 2 भी हटा देते हैं, फिर 1 रख देते हैं। जी मैम, जी हटा दे।
मैम ये साजिश चल रही है मेरे खिलाफ यहाँ पे मैम। अरे नहीं नहीं नहीं, तो हम तो बस ऐसे कह रहे हैं, तुम्हें पसंद था ना जीरो, तो हमने सोचा कि जीरो की कहीं ना कहीं तो जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करे ना। जीरो की कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन तो करें ना। यस मैम, पर वो अगर आप चाहें तो फाइनल में करा सकते हैं ना 1 के साथ 2 0 लगा के, हाँ वो और तो अच्छा हो फिर जाएगा ना। 2 0 उसके बाद जो है वो आरिफ और मैं जो है ना वो एक जो है ना कटहरे में खड़े होंगे, वहां पर वीसी साहब बैठे होंगे, एचओडीज बैठे होंगे कि आरिफ को तुमने वो भी ह्यूमन बिहेवियर में, जरा बताना, जरा जस्टिफाई करना। क्या करती है यार इस ह्यूमन बिहेवियर में? हाँ तो वो 100 चले नंबर मैम, चले मैम 100 नहीं हो तो चले 1 0 और 1 9 दीजिएगा, 9 पहले हो अच्छा तो अच्छा, अच्छा रहेगा। सही है सही है। चलो ठीक है, अब आप लोग सब अपना ख्याल रखना, आराम से पेपर की तैयारी करो, टेंशन नहीं लो, और ये सारी थ्योरी सब आप लोगों के पास है। ये वाले भी मैंने मेरे ख्याल से स्लाइड्स भेजी थी पर्सनालिटी वाली, अगर नहीं भेजी तो दोबारा भेज दूंगी, टॉपिक का नाम भी डाल दूंगी इसमें, ठीक है, और रिलैक्स होकर आप लोग पेपर दें। सही है क्लास, सबको अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा बच्चों, एक और बात थी, कोई कहा सुना, कोई बुरा लगा हो तो माफ़ कीजिएगा, पता नहीं अगले सेमेस्टर में कोई सामना होता है या नहीं होता, तो ये है कि सब अपना ख्याल रखिएगा, परेशान कोई नहीं होएगा, ठीक है, मैम और इस दुआओं में सेमेस्टर में याद भी रखिएगा। सामना नहीं हुआ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज मैम।